दोस्तों, आज की कहानी है बहू जिद मत करो स्लो। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कविता खुश नहीं थी। घर में सेल पेल साज सजावट मेहमानों का तांता लगा हुआ था। शोर गाना बजाना सब हो रहा था। आज कविता के बेटे अमन की शादी थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं थी। निशे रस्में शुरू होने वाली थी, लेकिन कविता निशे रस्मों की तैयारी न करके ऊपर अपने कमरे में बुझे मन से बैठी थी। उसका जरा भी मन ना था निशे जाकर रस्मों को करने में। तभी दरवाजा खोलने की आवाज आई तो कविता पीछे मुड़ती तो देखा उसकी ननंद सुषमा खड़ी थी। वह जल्दी जल्दी बोलने लगी कि भाभी सलो, निशे सलो, पंडित जी बुला रहे हैं। हल्दी की रस्म जो शुरू होने वाली है। और तो अम्मा जी, कविता की सास भी यहाँ गई। सलो अब जल्दी निशे सलो, नहीं तो आज के इतने शुभ दिन पर भी आपको उनसे सुनना पड़ेगा। चलिए ना। अब कविता का मन तो नहीं था अपने बेटे की शादी करवाने का, नहीं रस्मों में शामिल होने का, लेकिन फिर भी वो एक माँ है तो ममता आगे आ ही गई उसकी जिद के। नीचे आकर कविता ने हल्दी की रस्म शुरू की। सबने अमन को हल्दी लगाई। सब खुश थे, लेकिन कविता खुश नहीं थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। सब तैयार होकर बाराती बनकर चल पड़े। अमन की शादी मीरा से होने वाली थी। कविता का मन अभी भी बहुत परेशान था। वह बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि कुछ तो ऐसा हो कि ये शादी ना हो पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी भी हो गई और बहू भी मीरा घर में आ गई। कविता अपनी बहू पाकर यहाँ उदास थी, वहीं उसकी सुंदरता और गुणों से वह खुश भी बहुत थी। अम्मा जी भी अपनी नई पोता बहू से पसंद थी। वह आकर ही सबका ख्याल रखने लगी, लेकिन अमन और मीरा की बिल्कुल भी नहीं जमती थी। वह दोनों लड़ते रहते थे हमेशा। कविता इस बात से बहुत परेशान थी। वह रातों को सो नहीं पा रही थी ठीक से। कभी इधर करवटे ले तो कभी उधर। तो यह देखकर राजेश, कविता का पति, अपनी दुकान का हिसाब छोड़कर कविता के पास आकर बैठ गया। उसने कविता को पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कविता ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तुम्हें क्या परेशानी है बताओगी जरा? मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम ठीक से सो नहीं पा रही हो। अजीब हो। हाँ बोलो, राजेश ने कहा। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि अमन और मीरा रोज रोज लड़ते रहते हैं। हर रोज अमन मीरा पर बहुत गुस्सा भी करता है। मैंने कई बार समझाया, लेकिन कोई फायदा ही नहीं। तो राजेश भी थोड़ा होठों पर मुस्कान लेकर बोला, बच्चे हैं अभी वो दोनों, तो बच्चे तो लड़ते ही है ना। तुम खुद सोचो, मीरा मात्र 18 की है और अमन 21 का। तो तुम खुद सोचो, उनकी उम्र ही ऐसी है। तो वो अजी, मैं तभी बोलती थी अम्मा जी को कि मत करो मेरे अमन की इतनी जल्दी शादी, लेकिन वो मानती कहाँ है मेरी। आज कितनी मुश्किल आ पड़ी है, मैं कैसे समझाऊं दोनों को। राजेश ने कविता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुबह नाश्ते के टेबल पर सब बैठे थे। तभी कविता ने अम्मा जी से कहा, माँ जी मैं सोच रही हूँ कि क्या बहू। अम्मा जी ने अपनी चाय की प्याली से सुस्की लेते हुए कविता की तरफ देखते हुए कहा, वो मैं कह रही थी कि अपनी मीरा बहू 12वीं पढ़ी हुई हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना वो भी अमन के साथ कॉलेज जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर ले। यह सुनकर मीरा और राजेश बहुत खुश हुए, लेकिन अमन वो तो सुनकर ही सदबद रह गया और अम्मा जी की चाय की प्याली हाथ से सीधे जमीन पर जा गिरी। वह गुस्से से तिलमिला उठी, बोलने लगी, बहुरिया पागल तो नहीं हो गई हो तुम? यहाँ अभी भी नींद में हो क्या? बोले जा रही हो?
बहू और कॉलेज वो कॉलेज होती है माँ, इस बार राजेश बोला। ठीक तो कर रही है कविता बहू की, तू अभी पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र है, काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। लोग क्या कहेंगे कि बहू को पढ़ लिखा कर करना क्या है इसने, हमको कौन सा इससे नौकरी करवानी है। लेकिन अम्मा जी मुझे कुछ नहीं सुनना, ये कहकर अम्मा जी अपने कमरे में चली गई। कविता ने राजेश की ओर आशा भरी नजरों से देखा। उसने सिर हिलाकर उसे सांत्वना दी कि चिंता ना करो। वह भी वहां से सीधे अम्मा जी के पीछे उनके कमरे में सलाह गया। वहां जाकर उसने अम्मा जी से कहा, माँ अगर तुम नहीं चाहती कि बहू कॉलेज जाए तो वो नहीं जाएगी। ये सुनकर अम्मा जी के कालजे को ठंडक पड़ी। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि राजेश बोल उठा, माँ क्या वह घर बैठकर तो पढ़ाई कर सकती है ना, वह सिर्फ परीक्षा देने ही कॉलेज जाएगी। ऐसे आपकी बात भी रह जाएगी और कविता की भी रह जाएगी, और तो और बहू का भी मन लगा रहेगा। माँ समझा करो, बहू को पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। माँ तुमको मुझ पर यकीन नहीं है। अम्मा ने राजेश की बात सुनी तो उन्होंने अनुमति दे दी। अगले दिन अमन मीरा का फॉर्म ले आया। अब मीरा घर बैठकर ही पढ़ाई करती है। कुछ भी उसे अगर कठिन लगता है तो अमन उसकी मदद कर देता है। अब वह दोनों कम लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को समझने लगे हैं। यह देखकर कविता खुश हो रही थी। फिलहाल उसकी ये तरकीब तो काम कर गई। मीरा दिन रात अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी रहती। अम्मा जी गुस्सा होती कि अब बहू अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करती है, घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। लेकिन कविता सब संभाल रही थी। वह मीरा को एक माँ की तरह प्यार करती थी। मीरा की परीक्षा भी नजदीक आ गई थी। अब तो वो और जोरों शोरों से मेहनत करने लगी थी। अमन उसे इतना पढ़कर देखकर जलन करने लगा था। अब मीरा की मदद भी नहीं करता था। जब वो कोई भी प्रश्न समझने के लिए उससे कहती तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देता। मीरा को अमन के हाव भाव कुछ बदलते हुए लगने लगे, लेकिन वह कुछ ना कह पाई। आखिरकार मीरा की परीक्षा का दिन भी आ गया। उसने अच्छे से सब परीक्षाएं दे दी और बस सबको परिणाम का इंतजार था। इधर अमन की भी अब बीएससी पूरी होने वाली थी। अब मीरा धीरे धीरे घर की भागदौड़ अपने हाथ में ले रही थी। ये देखकर अम्मा जी फिर खुश हो गई। मीरा का परिणाम घोषित हुआ था। वह बहुत ही अच्छे नंबरों से तीसरे स्थान पर आई थी। अमन भी पास हो गया था। अब कविता ने मीरा को नौकरी करने की सलाह दी। अब मीरा बैंक के पेपर की तैयारी करने में जुट गई। अमन भी बैंक की परीक्षा की तैयारी ही कर रहा था। अब अमन का मीरा की प्रति रवैया बदल गया था। उसे अब मीरा अच्छी लगने लगी थी। वह दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे। दोनों ने मेहनत की और बैंक की परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद रिजल्ट निकला तो मीरा उस पेपर में पास हो चुकी थी और अमन फेल हो गया था। सब घर में खुश थे और सबसे कविता खुश थी अपनी बहू के लिए, क्योंकि आज उसकी जिद के कारण ही मीरा इस मुकाम पर पहुंची थी। दोस्तों, कविता जैसी सासें हमारे समाज में आज भी कई कई घरों में जिंदा हैं। ऐसी सासों होने पर घर स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जैसा कविता जी ने अपनी बहू को सपोर्ट किया वैसे ही हम सबको भी अपनी बहुओं का सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।